आगे है संघ, भाग 5 संघ। भारत का संविधान चल रहा है जिसमें भाग 5 संघ। जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में भाग 5 है संघ। संघ में अलग अलग अध्याय दे रखे हैं। तो पहला अध्याय इसमें है अध्याय 1 कार्यपालिका। तो अध्याय 1 है कार्यपालिका। आप पढ़ रहे हैं भाग 5 संघ, अध्याय 1 कार्यपालिका। इसमें आप अध्याय 1 में आएंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो आज की इस वीडियो में हम केवल आपको बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति, मतलब अनुच्छेद 52 में स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति होना किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित रखता है, तो आर्टिकल 52। आगे है संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है वो पढ़ते हैं, आर्टिकल 53। इसमें फर्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो कहाँ होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आगे है दूसरा, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। जितने भी रक्षा बल हैं उनका जो सर्वोच्च होगा वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो जो तीनों फोर्स एंड डिफेंस इनका जो सर्वोच्च सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में आते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें आप रक्षा मंत्री बोलते हो। फिर उसके बाद CDS आ जाता है। फिर उसके बाद तीनों सेनाओं के चीफ आ जाते हैं। आगे है 53 का तीसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या ख राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। ठीक है जी। तो अभी आर्टिकल 54 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरह से होता है? तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें फर्स्ट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो कौन कौन सम्मिलित होंगे निर्वाचन के लिए? संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन आप जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जितने भी राज्य हैं उनकी जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित राज्य। इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 जो आगे आने वाला है में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी हैं। ठीक है जी। तो आप समझ गए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन हिस्सा लेते हैं। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो, और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब निर्वाचन करते हैं किस तरह से करते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति तो ये दी हुई आर्टिकल 55 में कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है, करते कौन कौन है ये पता चल गया आपको। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें
55 का फर्स्ट है, जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मान में एक रूपता होगी। ठीक है जी। सेकंड है, राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता और समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारण की जाएगी। अर्थात कैसे? 55 के सेकंड का क है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। कहने का मतलब क्या है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे। अगर मान लो कोई विधानसभा का एक कैंडिडेट है तो उसका तो एक मत है, लेकिन कितने मत समझे जाएंगे अगर वो वोट डालता है तो उसके मत समझे जाएंगे 1000 के गुणित उस भागफल में हो। जितनी उसकी जो भी जिस क्षेत्र से आया है उसकी जो जनसंख्या है उसमें अगर हम 1000 का भाग देते हैं, जितना भागफल आएगा वो उतने उसके वोट समझे जाएंगे। ख, यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है, शेष अगर 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या में 1 जोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेम प्रॉब्लम, अगर भागफल देने के बाद अगर 500 से कम आ रहा है तो सेम संख्या रहेगी। अगर भागफल देने से 500 से अधिक आ रहा है, जैसे 501 आ गया, तो 501 आने पर जो भी संख्या आएगी, जैसे कि सपोज करो हमारा भागफल देने पर आया 5 और शेष फल आया 501, तो जो 5 है वो 5 न रह के 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगी। ठीक है। आगे है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा कर दी जाएगी। सेम इसमें दे रखा है, वो विधानसभाओं का था, ये लोक संसद का आ गया। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो जो ये भाग देने की प्रक्रिया इसको क्या बोलते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत, एक बंदा मत दे रहा लेकिन गिने जा रहे हैं 1 से अधिक, और ऐसे निर्वाचन कैसे होंगे? गुप्त होंगे। तो इसमें स्पष्टीकरण क्या दिया है, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अविनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का तब तक 2026 के पश्चात की गई पहली गणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लाया जाएगा कि वह 1971 की गणना के प्रति निर्देश है। तो अब ये कहने का मतलब है 1971 में गणना की गई है, उसके अनुसार विभाजित कर दिए गए हैं कि आपकी सीट के इतने वोट होंगे, आपकी सीट के इतने वोट होंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जब तक 2026 की गणना नहीं आ जाती तब तक सेम जो पहले था वही चलता रहेगा। आगे है राष्ट्रपति की पदावधि कि भाई राष्ट्रपति कितने समय तक रहेगा।
तो 56 में दे रखा है, 56 के क्रम में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, कितने 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु लेकिन क्या शर्त है इसमें, क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। ठीक है, आगे है ख संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग पद द्वारा हटाया जा सकेगा। उसे हटाया भी जा सकता है महाभियोग द्वारा, वो भी आगे आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। क राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगर समाप्त भी हो जाए उसकी अवधि, तो अगर अगला जब तक नहीं बनेगा तब तक वो बना रहेगा। 56 का सेकंड है खंड क फर्स्ट के परंतु के खंड क के अधीन राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अगर वो त्याग कर रहा है तो तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को वो सूचना देगा। आगे है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर दोबारा चुनना है तो उसके लिए पात्रता क्या है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ओहो, आगे है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, 58 में दे रखी है। फर्स्ट, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब फर्स्ट का है भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ग है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। आगे 58 का सेकंड है कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या अन्य किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अगर कुछ और उसने धारण कर रखा है पद तो वो राष्ट्रपति नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पद का उसको त्याग करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण दे रखा है इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। आगे है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो 59 का फर्स्ट है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। सेम जो चीज़ कही थी आपसे, अगर संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर विधानमंडल में या विधानसभा में अगर कोई बंदा है तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति बनेगा उस दिन से उस पद का वो स्वतः ही त्याग कर देगा। सेकंड है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वही है कि राष्ट्रपति के अलावा कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। आगे है तीसरा राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। तो राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए अपने शासकीय निवासों का हकदार होगा, उसको जितने भी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार मिले हैं वो भी
कंटिन्यू रहेंगे तब तक संसद इसमें कोई चेंजेस नहीं करती है। चौथा है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जब राष्ट्रपति बनता है तो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। क्या 60 में प्रत्येक राष्ट्रपति और उसके व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो भी ज्येष्ठतम, उसके बाद जो भी रैंकिंग में आता है उसके समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो इस आर्टिकल 60 में एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक तो कि राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल के तहत लेता है 60, और जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो किसके सामने लेता है। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अपनी शपथ लेता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का कोई भी जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सामने लेगा। तो क्या है शपथ, देखते हैं। मैं, उसका नाम लेगा वो अमुक जो भी है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है जी, ये शपथ ले ली उसने। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या फिर समाज कल्याण में कार्य करने में असक्षम है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी है। तो 61 में भारत राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया फर्स्ट है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ख, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि क, ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में निर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया है, जिस पर उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। तो कहने का मतलब है कि आरोप जब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि लिखित एक सूचना दी जाए और जिसमें 1/4 किसी भी सदन के या लोकसभा है या राज्यसभा है, किसी भी सभा के किसी भी सभा के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर हों और एक लिखित सूचना हो जो कि उसमें लोकसभा या संसद में पारित हो, तो उन कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसा नहीं है तो उसको आरोप नहीं माना जाएगा। ख, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। हस्ताक्षर 1/4 के हो सकते हैं लेकिन पारित के लिए कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। आगे तीसरा, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर एक सदन ने लगाया तो दूसरा सदन उसका क्या करेगा, अन्वेषण करेगा और उसको जांच करेगा।
आगे है, यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके द्वारा इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उस पद से हटाना होगा। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति को हटाने के लिए सीधा 2/3 बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों में। आर्टिकल 62 है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि। तो आर्टिकल 62 का फर्स्ट है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ख है, राष्ट्रपति की मृत्यु पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो अभी आपका यहाँ तक हो चुका है भारत का राष्ट्रपति। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि स्पष्ट लगा हुआ 63 के अंतर्गत होता है भारत का उपराष्ट्रपति। फिर उसकी भी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं, कैसे उसका निर्वाचन होता है, क्या क्या उसकी पदावधि है। जो राष्ट्रपति है सेम उसी की तरह उपराष्ट्रपति के भी सभी तर्क दिए जाएंगे और इस तरह से आपका संविधान चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ राष्ट्रपति जी 8 में। धन्यवाद।